नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नेता अगर अहंकारी है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है तो अक्सर अपने सामने वाले को कम करके आंकता है कि अरे भाई इसके बस का नहीं, अरे ये क्या टक्कर देगा हमको, इससे ना हो पाएगा। अब इत्तेफाक देखिए कि ऐसी सोच, इस तरह की सोच प्रधान सेवक मोदी जी की राहुल गांधी के प्रति रही है पिछले कुछ बरसों से कि इनसे कुछ ना हो पाएगा, इनके बस की नहीं। शायद इसीलिए जब राहुल गांधी ने पिछले साल सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी तो मोदी जी और उनके करीबियों को सोचना था एक आध महीने की बात है, उसके बाद वो खुद ऑप्ट आउट राहुल गांधी कर जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने चाहे आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, बर्फ हो, 5 महीने वो पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक और सबको चौंका दिया, मोदी जी को भी। इसी तरह से जब अडानी कांड में उनकी बारी आई संसद में बोलने की तो राहुल गांधी ने इतने बड़े खुलासे किए कि ना सिर्फ सरकार हिली, विपक्ष भी हिल गया। और तब उनकी स्पीच को एक्सपेंज किया गया ये लेसन देने के लिए, सबक देने के लिए कि शायद इसके बाद राहुल गांधी चुप हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी और गरजने लगे और अडानी इस देश का मुद्दा बन गया, अडानी कांड। और उसके बाद सूरत कोर्ट, आपको पता ही है कि एक डिफेमेशन के मामले में, एक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को जिस तरह सूरत की अदालत ने 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट दी और उनको राजनीति से बाहर कर दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, तब शायद मोदी जी को भी लगा होगा कि 8 साल के लिए राहुल गांधी का सियासत से बाहर जाना, बेदखल होना, गेम इज ओवर। लेकिन शायद तभी राहुल गांधी ने एक नया गेम शुरू कर दिया। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जहां जहां बीजेपी सोच रही थी कि राहुल गांधी गच्चा खाएंगे, वहीं वहीं राहुल गांधी ने गेम पलट दिया, बाजी पलट दी। अब दोस्तों, अगर आप पिछले 3 महीने में अगर आप पॉलिटिकल चार्ट देखेंगे पॉलिटिकल लीडर्स का, तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी ने 3 महीने में जो उनकी लोकप्रियता ने उछाल लिया है, शायद राहुल गांधी की अब तक के पॉलिटिकल कैरियर का ये एक ऐसा पीरियड है जहां वो अपने पीक को टच कर रहे हैं, अपने सबसे ऊंचे मकाम को छूते हुए दिख रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप ये ग्राफिक्स देखें, 30 जनवरी को जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो वो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसका जो चार्ट था, तेज़ी से उसका ग्राफ बढ़ा है। उसके बाद जो अगला पड़ाव आ रहा है वो 7 फरवरी को आ रहा है, जब अडानी कांड पे इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त स्पीच दी, तब उन्होंने हिला दिया पूरी संसद को। उसके बाद 13 मार्च को जब सत्र दूसरा शुरू हुआ है बजट का, और उस वक्त राहुल गांधी की घेराबंदी की गई है, माफ़ी मंगाने के लिए उन पर दबाव डाला गया, संसद को ठप किया, सरकार नहीं, तब भी उनकी पॉपुलैरिटी चार्ट बनी है, तब भी उनका जो पॉपुलैरिटी चार्ट है वो तेज़ी से उसने उछाल लिया है। और इसने जो पीक किया वो 23 मार्च को किया है, जब उनको सज़ा सुनाई गई थी। जी हाँ, सूरत कोर्ट ने जब सज़ा सुनाई 23 मार्च को पिछले महीने, तब उनका जो ग्राफ था वो हिंदुस्तान की सियासत में, जिसमें मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं, सारे नेता हैं, काफ़ी ऊपर था। अब दोस्तों, बात सिर्फ पॉपुलैरिटी चार्ट की नहीं है। कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे है वो भी एक इशारा करता है, उस संकेत मिलते हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है, डायरेक्ट फाइट है, तकरीबन ऐसी 150 से 200 सीटें हैं हिंदुस्तान में लोकसभा में, वहाँ पर राहुल गांधी और एक रिसर्जेंट कांग्रेस, एक कांग्रेस जो एक मजबूती के साथ उभर के सामने आई है पिछले 3-4 महीने में, कांग्रेस और राहुल इन 150 से 200 सीटों में बीजेपी को 60-70 सीटों पे डेंट मार सकते हैं। और ये डेंट ऐसी है, 60-70 सीटों का अगर मोदी को नुकसान हो रहा है 2019 की तुलना में, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं जो सेहरा है उनके जो सर पर, वो 2024 में उतर सकता है। कांग्रेस डेंट मारने जा रही है 50-60 सीटों का, यकीनन 50-60 सीटों का डेंट। यकीनन यकीनन ये डेंट कहां कहां पड़ सकता है लोकसभा में? कर्नाटक पड़ सकता है, राजस्थान पड़ सकता है, मध्य प्रदेश पड़ सकता है, छत्तीसगढ़ पड़ सकता है, आसाम भी पड़ सकता है। लेकिन 2-3 कारण क्या हो सकते हैं? बेसिकली नॉन परफॉर्मेंस, कब तक लॉलीपॉप झेलते रहेंगे, एंटी इनकम्बेंसी, नॉन परफॉर्मेंस। और दूसरा, एक मोदी जी नहीं तो कौन, ये सवाल उठता था।
अब दोस्तों, आप टाइगर का बेखौफ खुलासा तो आज सुनेंगे ही, लेकिन उससे पहले आज जो एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है वो ये है कि क्या राहुल गांधी जिनकी एक नई इमेज, एक सशक्त छवि उभर कर सामने आई पिछले 3-4 महीनों में, क्या राहुल गांधी मोदी पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं? और क्या आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में, एक तेलंगाना भी है लेकिन मैं 4 राज्य गिन रहा हूं, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तेलंगाना निकाल दिया, क्या इन 4 राज्यों में राहुल गांधी और नई कांग्रेस बीजेपी की गणित को पलट सकती है, बाजी को पलट सकती है? और क्या फिर 2024 के फाइनल में राहुल गांधी या नई कांग्रेस, एक इमर्जिंग कांग्रेस, एक सशक्त कांग्रेस, क्या 60-70 सीटों का नुकसान कर सकती है? और अगर ये नुकसान हो रहा है मोदी जी को, तो इसकी भरपाई कहां से होगी? और अगर भरपाई नहीं हो सकती, फिर गुजरात लॉबी का क्या होगा? अब दोस्तों, टाइगर को भी आप सुनेंगे, खुलासा भी आप सुनेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि भीतर तक जाके इस बात को डिकोड करें कि क्या वाकई गुजरात लॉबी है जो मोदी और अमित शाह हैं बैकफुट पर हैं, इस वक्त बेचैन हैं, और कहीं ना कहीं एक घबराहट है 24 के नतीजों को लेकर, क्योंकि हर जगह ज़मीन कुछ कुछ पाँव के नीचे से निकल रही है। और क्या ये ज़मीन अभी और ज़्यादा निकलेगी पाँव के नीचे से? इस पर एक पूरी अंदर जाके, भीतर जाके एक एनालिसिस आपके सामने आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ एक दूसरे पर्सपेक्टिव में राहुल गांधी को देखना कि राहुल गांधी का जो इम्पैक्ट है वो मौजूदा राजनीति में क्या हो रहा है, जहाँ सारी विपक्षी पार्टियों में जैसे करंट आ गया हो, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे ममता हो, सब एक्टिव हो गए, सुपर एक्टिव हो गए, और बैकफुट पर अगर कोई है तो ये साहब है, ये दोनों साहब। तो इम्पैक्ट क्या है? पहला इम्पैक्ट जो मैंने कहा था अभी, जिस पर मैं तफसील से जाऊंगा, 10 राज्य हैं, हालांकि राज्य कहीं, लेकिन मैंने 10 राज्य लिए हैं, जिसमें असम है, गुजरात है, राजस्थान, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, जहां सीधी फाइट है। और यहां अगर आप सीटें देखें तो अच्छी खासी सीटें हैं, जिसमें अगर 50-60 सीटों पर भी डेंट पड़ गया, अगर मध्य प्रदेश में अगर 29 सीटें हैं और अगर यहां अगर 3 से 4 सीटें भी जा रही हैं, या राजस्थान में अगर 2 से 3 सीटें भी जा रही हैं, या कर्नाटक में बड़ा नुकसान हो रहा है, या असम में बड़ा नुकसान हो रहा है, या फिर असली गेम छत्तीसगढ़ में हो रहा है या हरियाणा में, तो फिर क्या होगा अगर ये 60, 70 या 50 सीटें भी अगर बीजेपी के पुराने बही खाते से निकलती हैं, तो मोदी जी की फिर बैलेंस शीट क्या है 2024 की, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन एक चीज़ और कि इधर मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी है, अब मैं फिर डिग्री की बात नहीं करूँगा, डिग्री एक अलग इशू है, लेकिन क्रेडिबिलिटी, उनकी जो साख है, कई कारणों से नीचे जा रही है, उस कारण पर भी हम डिस्कस करेंगे। और एक कि इधर मोदी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हैं, उनकी जो हिम्मत है उसने उनकी ताकत में, उनकी शख्सियत में इजाफा किया है। तो राहुल गांधी की इमेज में निखार है, और मोदी की क्रेडिबिलिटी, चाहे वो अडानी कांड हो, अडानी पे खामोशी हो, या फिर डिग्री को लेकर जो नया बवाल है, या और भी बहुत सी चीज़ें, क्रेडिबिलिटी पर असर हुआ है। एक और बड़ा कारण कांग्रेस का फिर से आप कह सकते हैं जिंदा होना, और जिंदा भी एक जज्बे के साथ, जहां कांग्रेस आपको आज सुपर एक्टिव दिखती है। और शायद एक वजह है कि अगर आप देखें कि राहुल गांधी के इमरजेंस के बाद कांग्रेस में जो भीतर घात था, लड़ाई थी, चाहे वो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, वो थम गई है। कर्नाटक में सीधा रमैया जो उनके मुख्यमंत्री के चेहरे हैं कांग्रेस के, और डी शिव कुमार जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, इनके बीच जो खटपट थी, ये भी राहुल गांधी की एक नई ऊर्जा से ये भी थम गई। और भी बहुत से जो बुजुर्ग नेता थे, अगर आप गुलाम नबी आज़ाद को हटा दीजिए या कपिल सिब्बल को हटा दीजिए, तो बाकी सब नेता फिर से राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। और इसी के साथ साथ खड़गे साहब की जो ताकत है उसमें कहीं कमी नहीं आई है। रिमोट जो है उन्हीं के हाथ में, खड़गे साहब के पास। और एक नई चीज़ कि जहाँ राहुल वर्सेस मोदी में आपको एक ऐसी तस्वीर दिख रही है जो शायद साल भर पहले जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। एक और चीज़ हो रही है इसके साथ साथ, और वो है कि जो मिडिल क्लास इंडियन,
खासकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एक बहुत बड़ा तबका है जिसे हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं, वो नाराज़ दिख रहे हैं मोदी से, पेंशन को लेकर, महंगाई को लेकर, बहुत से तमाम मांगों को लेकर। हर जगह धरने प्रदर्शन है जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है। और इसके अलावा जो आप कह सकते हैं लोअर क्लास है, गरीबी की रेखा के जो आसपास है, उनको लगता है कि ये जो राशन है ये बात पुरानी हो चुकी है। वहाँ भी महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर है, चाहे वो किसान कह लीजिए, मजदूर कह लीजिए, दिहाड़ी के, एक बेचैनी वहाँ भी है। महंगाई का असर बहुत भीतर तक जैसे रिश्ता चला जा रहा है। तो एक मोहभंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोहभंग है, मोहभंग की शुरुआत जैसे हो रही हो। और मुझे लगता है पहला पड़ाव, पहला संकेत कर्नाटक होगा। दोस्तों, आप चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक इनसाइड व्यू मिले, एक बेखौफ व्यू मिले, एक ऐसा व्यू जहां हिम्मत करके ज़मीनी हकीकत आपको बताया जाए जिसे गोदी मीडिया छुपाती है। आप इसी का इंतज़ार कर रहे हैं और इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे चलेंगे टाइगर के पास। आज बातचीत बड़ी दमदार है, आखिर तक देखिएगा। आपको लगता है कि राहुल गांधी आज के दौर में, आज के समय में, आज की राजनीतिक परिदृश्य में मोदी पर भारी पड़ रहे हैं? दीपक भाई, यदि मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स हम देखें, यदि मोदी जी की राजनीति का यदि तरीका हम देखें, तो मोदी जी हमेशा पुराने सवालों को नए प्रॉमिसेस के साथ ढकते हैं। पुरान जो भी समस्याएं होती है उसके ऊपर नए वादों का पत्ता फेंकते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। और लोगों को लगता है चलो जो हमारी पीड़ा है तो वो तो ठीक है, लेकिन नया कुछ मिलने वाला है, नया कुछ वादा किया जा रहा है, और लोग मैस्मराइज होते हैं। ये मोदी जी की स्टाइल रही, क्योंकि मोदी जी को कोई ताकतवर अपोनेंट नहीं मिला अभी तक। जब मोदी जी का उदय हुआ तो कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में थी। उसके पहले मोदी जी जब गुजरात गए तो गुजरात में बीजेपी बिल्कुल नस्तनाबूत हो गई थी, इंटरनल फाइट बहुत थी। और जब मोदी जी गए तो ऊपर से भेजे गए और मोदी जी ने आयरन हाथ से वहां काम किया, और उसके बाद मोदी जी ने वही किया, वो देश को किया, वहां लॉलीपॉप देते रहे और राज करते रहे। पहली बार मोदी जी के राजनीतिक करियर में एक उनको किसी का सामना करना पड़ रहा है, वो है राहुल गांधी, जिसकी हिम्मत के आगे कहीं ना कहीं झुक रहे हैं। हाँ, चुप रहे। अब कोई कहेंगे कि राहुल गांधी ये पप्पू है, कोई कहेंगे कि ट्रोल सेना बहुत है अंधभक्त, ये राहुल गांधी के पेरोल पे है, कांग्रेस के पेरोल पे है। हमें राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं है। कल तक राहुल गांधी पप्पू बनाए गए थे। राहुल गांधी की कोई औकात नहीं थी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर। इस पे कांग्रेस पार्टी उनको युवराज मानती थी, लेकिन जनता लगातार उनको नकारती थी, ये भी हमने देखा। लेकिन राहुल गांधी ने स्वयं को प्रूव किया। जब सोना तपता है तो निखर के आता है। जब 4000 किलोमीटर चल के रास्ते पे उन्होंने जब कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक जब देश नापा है, तो लोग जुड़ते गए। वो लोगों को समझ रहे थे और लोग उनको समझ रहे थे। ये वन वे नहीं था, वो देश समझने के लिए रास्ते पे नहीं थे। लोग भी उनको देखने के लिए आ रहे थे, समझने के लिए आ रहे थे। और उसके बाद राहुल गांधी एक ब्रांड बन गए, चाहे आप मानो ना मानो। और फिर राहुल गांधी टारगेट बन गए। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया था कि जिसके वजह से 2 साल की सजा हो जाए, मैक्सिमम सजा। जिस कानून की मैक्सिमम सजा कानून बनने से लेकर आज तक मात्र 2 बार दी गई हो, जिसमें एक राहुल गांधी है। ऐसा कोई उन्होंने नहीं कहा था। वो मतलब हास्यास्पद है वो जी। तो उसके बाद उनकी सजा होना, सजा कैसी होना, सजा के पहले जज मना करते हैं, जज एक एविडेंस लेने से मना करते हैं, तो वो हाईकोर्ट जाके रोक लेते हैं केस को। अपने बलन का जज आते से ही उसको ये सब मैनिपुलेशन हुआ है, ये दिखता है सामने। जनता मूर्ख नहीं है। इसके मायने है कि आप डर गए हैं उससे। आप राहुल गांधी से डर गए हैं, इसीलिए राहुल गांधी को फेस नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी को चौड़ा होकर फेस करिए, राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब दीजिए, राहुल गांधी नेस्तनाबूत हो जाएंगे। राहुल गांधी के इन छिछोरी हरकतों से मारने के बजाय सीधा इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स में आमने सामना कीजिए, यदि दम है तो। लेकिन ये हो नहीं रहा है। जी, मैं आऊंगा सवाल पर। टाइगर, एक सवाल ये है कि क्योंकि आप, मैं देखता हूं कभी कर्नाटक में आप भ्रमण कर रहे हैं, कभी आप मध्य प्रदेश में, कभी आप राजस्थान में हैं, कभी आप महाराष्ट्र में, आप एक्टिवली जो है वो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, नेताओं से बातचीत करते हैं।
मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि राहुल गांधी की जो एकदम एक आप कह सकते हैं स्ट्रांग पर्सनैलिटी, स्ट्रांग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, एक सशक्त राजनीतिक उनकी जो एक छवि उभर के सामने आई है, क्या इससे कांग्रेस में जो बहुत से झगड़े थे भीतर के, जैसे राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, अगर आप कर्नाटक में जहां चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर सीतारमैया और डी शिव कुमार, सीतारमैया उनके सीएम फेस और डी शिव कुमार कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष, उनकी आपस में नहीं बनती थी। हमने देखा G23 में ऐसे बहुत से नेता थे कांग्रेस के जो राहुल गांधी से कहीं ना कहीं लेके उनके हम बगावत के सुर सुनते थे, जिसमें मनीष तिवारी प्रमुख है। आज मनीष तिवारी राहुल गांधी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज डी शिव कुमार सीतारमैया एक हो गए, आज सचिन पायलट और अशोक गहलोत में कहीं ना कहीं जो उनके बीच की जो एक भीतरी दुश्मनी थी कम हुई है। तो राहुल गांधी के इमरजेंस से, एक स्ट्रांग राहुल गांधी से आपको लगता है कि कांग्रेस भी गिले शिकवे दूर करके अब उसको लग रहा है कि नहीं, समय आ गया है और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ो, क्या उसका फर्क हुआ है कांग्रेस पे? आज यदि नरेंद्र मोदी के सामने बीजेपी का कोई भी नेता चाहे कितना भी दुखी हो, मुंह खोलने की औकात नहीं रखता। ये नरेंद्र मोदी के बीजेपी के ऊपर का कंट्रोल, उनकी एक सशक्त दावेदारी, सशक्त नेतृत्व है, ये मानना पड़ेगा आपको। कांग्रेस में राहुल गांधी युवा थे, राहुल गांधी की एक सोच थी कि मैं सबको साथ में बराबरी का दर्जा देकर साथ में लेके चलूं। लेकिन राहुल गांधी को समझ में आ गया, उनके इस अच्छे सोच को उनकी कमजोरी समझा और फिर उन हर आदमी को जवाब देने से और उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और उनके खिलाफ वक्तव्य देने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी पदयात्रा में निकल गए, लोगों का जुकून, और लोगों ने देख लिया कि ये कोई किसी की जरूरत नहीं है, राहुल अकेले है जो अपनी अपने ऊपर लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। पूरे पदयात्रा में साथ में लोग आने वाले की बात नहीं कर रहा हूं दीपक भाई, जहां जहां रैलीज हुई है वो रैलीज होने वाले राज्य ये बीजेपी के राज्य थे, जब भूतू न भविष्यति लोग इकट्ठा हो गए। चाहे अकोला में शेगांव के पास वहां पे एक छोटे से कस्बे में 7-8 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, बेंगलोर जैसे शहर में लोग कहते कि ऐसी सभा कभी हमने देखी नहीं। ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं थे, ये बसें लगा के लोग लाए नहीं गए थे। अरे आप बीजेपी के राज्य में कहां से बसें मिलेगी आपको जो आप ला पाओगे? तो जितने भी विरोधी थे उनको भी लगा कि भाई इसी के भरोसे जीना है, यही अब हमारा वो है कि जो हमारी नैया पार लगाएगा। तो सब फिर राहुल राहुल बोलने लगे, फिर चाहे क्या तो मनीष तिवारी हो जी, और फिर एक नई चाल बार बार राहुल गांधी। देखिए कांग्रेस में भी अब अंतरिम झगड़े बहुत, जैसा आपने कहा, बहुत कम हुए हैं। दूसरी बात, ये बार बार कहा जाता था कि कांग्रेस किसी गांधी परिवार किसी का कुछ नहीं। खड़गे को अध्यक्ष बना के, एक दलित को अध्यक्ष बना के, कर्नाटक में चुनाव है वहां का अध्यक्ष बना के एक ऐसा पत्ता चला है जिसका काट अब इनके पास मिल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है जी। फिर मैं अब बस ये उसके बाद मैं बोलता हूँ कमजोरी की स्थिति क्या होती है। अब आप इस छोटी सी बात पर डर गए कि आपकी डिग्री असली है कि नकली है। अरे इस देश का प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी को गर्व होता है ये बताने के लिए, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मेरे ये हमारे विद्यार्थी देश के प्रधानमंत्री है। वो गौरवान्वित होकर कहते हैं ये क्लास थे, वो फोटोग्राफ रिलीज करते हैं, इस क्लास में बैठा करते थे, वो उनके टीचर्स की इंटरव्यू छपते थे कि ये ऐसा होता है। आप देखिए कौन से प्रधानमंत्री, कौन से देश का क्या नहीं छपता उनके बारे में। पहली बार देखा पूरे विश्व में मैंने कि यूनिवर्सिटियां हाईकोर्ट जा रही है शरण लेने के लिए कि माए बाप मत पूछो हमको सही बात क्या है। इससे ये दिखता है कि बीजेपी बार बार बैकफुट पे आके खेल रही है, और जितने बैकफुट पे आप आओगे सामने इतना एग्रेसिव नेतृत्व उभर आ रहा है, वो हर बार आपको पीछे पुश कर रहा है, दिन प्रतिदिन आप पीछे जाते आ रहे हो। और यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी के सामने कौन, ये जो सवाल उठ रहा था, आज लोग कह सकते हैं कि राहुल गांधी, क्या कमी है राहुल गांधी में? सवाल पूछते हैं तो जवाब नहीं होता, इतने निर्भीक है कि जेल जाने को तैयार है। आपने उनसे डर के उसकी सदस्यता खत्म कर दी। अरे भाई आप सदस्यता खत्म करते हो, आप में इतनी मोरलिटी, आप कहते हो कानून ने कर दिया हम क्या करें? बिल्कुल कानून करेगा, आपने बहुत सही काम किया, लेकिन फिर इतनी मोरलिटी होनी चाहिए कि टेनी महाराज पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर पास करते हैं तो इतना मोरल ग्राउंड हाई होना चाहिए। बीजेपी तो मोरल
ग्राउंड की ले जानी जाती पार्टी है, मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए था। जी टाइगर, यहाँ पर एक सवाल पर आ रहा हूँ, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर राहुल गांधी इमर्ज कर रहे हैं, जो पॉपुलैरिटी चार्ट से उनके पक्ष में जा रहे हैं, उनकी छवि लगातार सशक्त हो रही है, पार्टी उनके कहने पर, इशारे पर, उसके पार्टी के अंदर एक एनर्जी आ रही है, और कर्नाटक में हम देख रहे हैं उसका सीधा असर हमें मिल रहा है कि राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद फिर राहुल गांधी का जेल जाना, ये सारा कुछ कर्नाटक में जहां बहुत ज्यादा इनफाइटिंग थी कांग्रेस में, वो एकजुट हो गए, और ओपिनियन पोल बता रहा है कि कांग्रेस इस वक्त आगे सरकार बन सकती है। आपको लगता है कि अगर यही स्थिति रही, इसी तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ते गए, तो तकरीबन 9 से 10 राज्य ऐसे हैं जहां सीधी टक्कर, 9 and 10 states where there is a direct fight between बीजेपी एंड कांग्रेस, सीधी फाइट। जैसे मैं मिसाल के तौर पर असम आप देखें, या फिर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, अगर आप हाँ गुजरात देखें, फिर अगर आप दक्षिण में चले जाएं तो आपको कर्नाटक, कर्नाटक। सीधी फाइट, स्ट्रेट फाइट है। और ये जो सीटें हैं तकरीबन 150 से 200 तक जाती हैं, अगर हम सीट वाइज अगर लेंगे तो 150 से 200 तक सीटें जाती हैं, जहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, जिसमें आप बिहार भी जोड़ सकते हैं, झारखंड भी जोड़ सकते हैं, महाराष्ट्र भी जोड़ सकते हैं, दिल्ली भी जोड़ सकते हैं। ये जो 200 सीटें हैं, जिस बार पिछली बार स्वीप कर गए थे मोदी जी, और लोग कहते थे कि जहां जहां कांग्रेस से लड़ाई थी बीजेपी की, वहीं पर मोदी जी ने खेल कर दिया। आपको लगता है कि अब जो राहुल गांधी और कांग्रेस का ये जो रिसर्जेंस है, कांग्रेस खड़ी हो रही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो 200 सीटें हैं, 150 से 200, ये महंगी पड़ने जा रही हैं बीजेपी को, अमित शाह को, मोदी को, और इसमें कम से कम राहुल 50-60 सीटों पे डेंट लगा सकते हैं? तो अगर 50-60 सीटें हाथ से निकलती हैं मोदी जी की, तो फिर सरकार मुश्किल में है 2024 में मोदी जी की। तो दीपक भाई, मैं आपके शो पे लगातार बोल रहा हूँ कि मतलब हो सकता है 222 20 तक बीजेपी आ जाए, हो सकता है बीजेपी विपक्ष में बैठे हो, सत्ता भी आ सकती है। लेकिन ये जो आपने इक्वेशन बताया, देखिए 2014, 2019 और 2024, ये समय के अनुसार इसका आपको स्टडी करना होगा। 2014 में जो हुआ इसलिए 2019 में हुआ, और उसके लिए 2024 होगा, ये मूर्खतापूर्ण काम होते हैं। 2024 का, 2014 का एक ऐसा था, कांग्रेस टूटी हुई थी, भ्रष्टाचार के आरोप बहुत थे, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस में 3-3 4-4 पावर सेंटर हो गए थे। ऐसे में जी बीजेपी में लोग एक नया जननायक ढूंढ रहे थे। फिर गुजरात का विकास का मॉडल चला, नरेंद्र मोदी चला, और उसके बाद अडवाणी जी और पुराने D4 थे, इनको घर बिठाया गया, और फिर बीजेपी सत्ता में आ गई। उसके बाद 2019 में जब ये पता पड़ गया कि वो कह रहे थे कि लोगों को तुमने 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिएगा, 60 महीने खत्म होने के बाद जब लोगों को लगा कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, जब सवाल उठने लगे, तो पुलवामा हुआ, एयर स्ट्राइक हुई, राष्ट्रवाद का तड़का लगा। उसके बाद 19 का चुनाव जब साथ जीत के आ गए, उसके बाद अब तब भी कांग्रेस का नेतृत्व स्ट्रगल कर रहा था। आज कांग्रेस का नेतृत्व स्ट्रगल नहीं कर रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व निर्विवाद रूप से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है। जैसे जेपी नड्डा अध्यक्ष है और नरेंद्र मोदी नेता है, वैसे राहुल गांधी नेता है, खड़गे साहब अध्यक्ष है। बड़ी क्लियर कट है। और तो क्या झगड़े यदि राजस्थान में कांग्रेस हैं, डेंट मारने जा रही झगड़े है 50-60 एक सीटों का? यकीनन, 50-60 सीटों का डेंट? यकीनन, यकीनन, ये यकीनन डेंट कहां मारने जा कहां रही है। पड़ सकता है लोकसभा में? कर्नाटक पड़ सकता है, राजस्थान पड़ सकता है, मध्य प्रदेश पड़ सकता है, छत्तीसगढ़ पड़ सकता है, आसाम भी पड़ सकता है। कारण? ये राज्य बड़े ऑब्वियस दिखते हैं मुझे। जहां स्ट्रेट है, महाराष्ट्र को मैं महाविकास आघाड़ी की फ्रंट मानता हूं। लेकिन वहां 2-3 शरद कारण क्या पवार, हो सकते हैं? बेसिकली नॉन परफॉर्मेंस। कब तक लॉलीपॉप झेलते रहेंगे? एंटी इनकम्बेंसी, नॉन परफॉर्मेंस। और दूसरा एक, मोदी जी नहीं तो कौन, ये सवाल उठता था। लोग कहते थे राहुल को वोट दें, जो विदेश भाग जाता है, जो ड्रगिस्ट है, उस राहुल को वोट दें, जो नॉन सीरियस है, कुछ भी बोलता है, सोना दालू, आलू दालू, क्या क्या बोलता है, वो राहुल जो नॉन सीरियस है। आज वही राहुल गांधी सीरियस हो गए। 4000 किलोमीटर चलने वाला आदमी भागने वाला नहीं होता। डंके की चोट पे सवाल पूछने वाला आदमी भागता नहीं। अब लोगों को समझ में आ रहा है भाग कौन रहा है, सवालों से।
चाहे डिग्री के हो, चाहे अडानी अडानी पे सवाल हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे चाइना हो। जब आपको अडानी पूछते हैं तो आप बोलते हैं विदेश में जाके हमारा अपमान किया। अरे आपने कौन से कसीदे पढ़े विदेश में भारत के लिए? आज मुझे हास्यास्पद लग रहा था, प्रधानमंत्री कल कह रहे थे सीबीआई को कि आपको किसी को छोड़ना नहीं है। बेचारे नौकर हैं, क्या करें, नौकरी करते हैं। हमारे जैसा कोई सीबीआई में होता तो पूछता। तो साहब फिर महाराष्ट्र में जो अभी आपके पास पार्टी में लोग जो आए हैं भ्रष्ट, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनका क्या करें? अनिल देशमुख का केस चलता रहेगा, वो नहीं आ रहे हैं। नारायण राणे का क्या करें? प्रताप सरनाईक का क्या करें? संजय काकड़े का क्या करें? जो जो ईडी के हमने नोटिस दिए उनका क्या करें? आसाम के मुख्यमंत्री का क्या करें? ये पूछने वाला सवाल था। मैं प्रधानमंत्री का एक अभी वक्तव्य आया, मतलब जो सीबीआई के लिए उन्होंने कहा कि पिछले 60 साल पूरे हो गए सीबीआई को और हर साल सीबीआई ने अच्छा काम किया है। हर दशक में सीबीआई ने कुछ ना कुछ नए वो आयाम गाड़े हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, यही प्रधानमंत्री 2014 में कह रहे थे कि ये सीबीआई नहीं है, ये कांग्रेस का तोता है। को तोता है, कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कांग्रेस की है। हम डरने वाले हैं नहीं सीबीआई से। अरे आप नहीं डरोगे तो लोग डरेंगे क्या फिर? कि निडरता सिर्फ आप ही में भरी है, बाकी लोग में नहीं है। लोग जेल जी जा रहे हैं लेकिन सीबीआई का ये कर रहे हैं। तो लोग अब समझ रहे हैं क्या-क्या हो रहा है। लोग ऑब्वियस इसको ले रहे हैं। जी। एक एक लास्ट में एक सवाल एक ज़हन में आ रहा है, और क्योंकि हमने राहुल गांधी पर बात करी और आपने कहा कि राहुल गांधी डेंट मारने की स्थिति में 50-60 सीटों का नुकसान कर सकते हैं, और ये जो 50-60 सीटें हैं जो जो बीजेपी ने कांग्रेस से छीनी थी, अगर वो कांग्रेस वापस छीनती है तो वाकई एक समीकरण तो गड़बड़ाएगा, ये तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ आजकल, मोदी और अमित शाह, थोड़ा सा एक बेचैनी दिखती है उनके चेहरे पे, कहीं ना कहीं एक मायूसी उनके चेहरे पे दिखती है, जबकि नई पार्लियामेंट बन गई है, एक नया माहौल होना चाहिए। लेकिन बीजेपी में, मोदी के खेमे में या गुजरात लॉबी में एक मायूसी है, एक बेचैनी है। मैं डर तो नहीं कहूंगा, लेकिन बेचैनी, घबराहट है। ये घबराहट क्यों है, किस बात को लेकर है कि मोदी जी आजकल थोड़ा परेशान से दिखते हैं? दीपक भाई, दीपक शर्मा और अशोक वानखड़े से ज्यादा राजनीतिक सोच रखने वाले लोग हैं ये। हम बच्चे हैं उनके सामने। उनको वस्तुस्थिति पता है। उन्हें इसका काट नहीं मिल रहा है, ये असहजता है। क्योंकि अब पुलवामा नहीं चलेगा, अब राष्ट्रवाद का तड़का नहीं चलेगा, स्वच्छ भारत नहीं चलेगा, नोटबंदी स्वच्छ नहीं भारत नहीं चलेगा। चलेगा, मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा, और आपका गुजरात का विकास का मॉडल नहीं चलेगा, आपके झूठे बोल नहीं चलेंगे। आज आप एक स्टेटमेंट देता है, 3 दिन बाद आपके पुराने स्टेटमेंट तुरंत रिपीट होने लगते हैं मार्केट में। तो अभी वो असहज है कि क्या करे, कौन सा ऐसा पत्ता फेंके तुरुप का। लगातार उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, R&D, वो लगातार लगा हुआ है कि कौन सा नया तीर चलाएं। वो नहीं मिल पा रहा है, और हमें भी अगर ये समझ में आ रहा है कि तीर नहीं मिल अगर पा रहा है, इसलिए भी हम कह रहे हैं। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसी में, अगर ये बेचैनी बढ़ती है मोदी जी की और अमित शाह की, और कुछ अच्छा नहीं होता बीजेपी के लिए, और कर्नाटक भी हाथ से निकल जाता है, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनौती मिलती है, और कांग्रेस बिखरने की जगह एक हो जाती है, विपक्ष एक होने लगता है, तो आपको क्या लगता है कि 24 का जो सेहरा मोदी जी के सर पे बंधने की बात आरएसएस करती है, या बीजेपी के जो ट्रोल आर्मी करती है, मोदी जी और अमित शाह के जो सहयोगी और चमचे कहते हैं कि साहब सेहरा तो इन्हीं के बंधेगा मोदी जी के, आपको सेहरा बंधता हुआ दिख रहा है या सेहरा सर से उतरता हुआ दिख रहा है 24 में? दीपक भाई, राजनीति हार्टलेस होती है। राजनीति में कोई किसी का फॉलोअर नहीं होता। सत्ता के भूखे लोग होते हैं। इन्हीं अडवाणी जी की रथ यात्रा में अडवाणी जी के उस रथ की मिट्टी सर पे लगाने वाले लोग भी मैंने देखे। उन्हीं अडवाणी जी ने जब नरेंद्र मोदी के उम्मीदवारी पे सवाल उठाए तो उन्हीं के घर पे पत्थर फेंकने वाले कोई लोग और नहीं थे, यही थे। उनको सत्ता में रहना है। जब तक नरेंद्र मोदी जी सत्ता दिलवा रहे हैं, मोदी जी की जय जयकार है। जिस दिन मोदी जी की वजह से मार खा के जब पार्टी वापस आएगी, 220 पे आएंगी, सबसे पहला सवाल यही लोग पूछेंगे जो उनकी जय जयकार कर रहे थे। भाई साहब, आपकी वजह से हुआ, बताइए क्यों आपको सत्ता में रखें? आपने और हमने तो अडवाणी जी का हश्र ऊपर से नीचे आते हुए देखा है।
वो रिपीट हर पार्टी में होता है, हर जगह होता है। जब तक आप कुछ दिलवाते हो तब तक आपके सब सराखों पे। क्या गुजरात के चुनाव के जीतने के बाद हिमाचल की हार और दिल्ली की हार, तो ये भाऊ ये तो सवाल बता दीजिए, ये तो दबी बता जुबान में दीजिए नहीं कि उठ रहे हैं? ये तो बता दीजिए भाऊ कि पूरा हिंदुस्तान आप घूमते रहते हैं। कल आप नासिक में थे, नासिक से पहले आप राजस्थान में थे, तो कभी आप कर्नाटक में थे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान घूमने के बाद आपको रास्ता जो दिख रहा है 2024 का, उसमें मोदी जी की स्पीड क्या है? बुलेट ट्रेन वाली है, वंदे भारत वाली है, मालगाड़ी वाली स्पीड है, या गाड़ी पटरी से उतर रही है? गाड़ी उतर चुकी है सर पटरी से। ये क्या बोला आपने? ये 12 घंटे, ये 12-16 महीने हैं जो उनको सत्ता में रहना है, ऐसा मुझे लगा दिखाई देता है अभी। लोगों का आक्रोश, लोगों का, किसानों का आक्रोश, लोगों की नाराजगी, पार्टी के लोगों की, कार्यकर्ताओं की नाराजगी। आप भाड़े के टट्टू ला के जय जयकार करवा सकते हो, मतदान तो आम आदमी करता है। आम आदमी को क्या मिला? मैं अभी नासिक में था, महाराष्ट्र सरकार ने 3rd और 4th ग्रेड की जो अपॉइंटमेंट होती है सरकारी, वो आउटसोर्स कर दी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब 4 नई एजेंसीज उन्होंने फाइनल की है। वो 9 एजेंसीज इंजीनियर अपॉइंट करेगी, लाइब्रेरियन अपॉइंट करेगी, टीचर्स अपॉइंट करेगी। वो टीचर्स उस एजेंसी के एम्प्लॉय होंगे और वो आउटसोर्स करेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो क्या युवा ये नहीं जानता कि अब मैं सरकारी नौकरी नहीं पाऊंगा? सिर्फ आईपीएस आईएएस अधिकारी सरकारी होंगे, बाकी आउटसोर्स के होंगे? क्या आपको लगता है गले के नीचे उतरी है ये बात? पुरानी पेंशन को लेके जी। करीब करीब पूरा प्रदेश ठप था महाराष्ट्र में, उनको लॉलीपॉप दिया गया और अब फिर उनको आए बाएं कर रहे हैं, तो वो लोग फिर आंदोलित होने के सोच रहे हैं। एक राज्य मैंने नहीं देखा जहां अनरेस्ट नहीं है बीजेपी शासित राज्य में। पुरानी पेंशन एक गले में फंसा हुआ फंदा है। मात्र 4 फाइनल प्रवक्ता स्टेटमेंट, आके फाइनल कमेंट, 4 फाइनल समय समय फाइनल कमेंट। फाइनल 24 कमेंट में ये फिर है। आपको क्या दिख रहा है? 24 में दिख क्या रहा है फिर आपको? फाइनल कमेंट संक्षेप में। 24 में मुझे मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, कम से कम आज के परिप्रेक्ष्य में तो मैं बता सकता हूं। अभी आपने बहुत बड़ा जवाब दिया है मैंने इस पर, तो मुझे मैंने लगता है दीपक कि भाई, जितने जी। जितने लोग समझते हैं वैसा नहीं है। मुझे, मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी है, लेफ्ट के साथ भी है। लोग बड़े विश्वास के साथ अपनी मन की बात खुल के बोलते हैं और उनकी पीड़ा की तीव्रता देख के मुझे भी डर लगने लगता है। चलिए इसलिए मैंने आपने, कहा, जी जी उगते जी, अगर सूरज आप कह को रहे ये देश नमस्ते करता है, अर्घ्य उगते सूरज को दी जाती है साहब। जी, नहीं आपने बड़ी बात कही कि आपको लगता है कि मोदी एक बहुत मुश्किल विकेट में पर खड़े हैं। आपको ये भी लगता है कि मोदी अगर तीसरी बार शपथ लें तो चमत्कार होगा। यानी कुल मिलाकर जो परिस्थितियां देश की हैं और जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो सत्ता विरोधी लहर है 10 साल की, और जिस तरह से राहुल गांधी अब इमर्ज हुए हैं 11th आवर में, 11वें घंटे पे, आखिरी मोमेंट पे जो ये इमरजेंस है राहुल गांधी की, कांग्रेस की, अपोजिशन, ये सारे फैक्टर्स और भी कई फैक्टर्स, ये कहीं ना कहीं एक भंवर बनता दिख रहा है मोदी के चारों ओर। चारों ओर। ये इस पर मैं जरूर अगली बार इसी पर बात करूंगा कि ये जो भंवर है, ये भंवर क्या मोदी जी को के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक सुनामी है? कैसे बचेंगे, कैसे उभरेंगे, इस पर भी बात करेंगे। आप आए, आपने रोशनी डाली, और आपने कम से कम एक चीज बहुत हिम्मत के साथ कही कि जो फाइट है जमीन पर देश भर के भ्रमण के बाद, आपको लगता है कि एक बहुत जबरदस्त फाइट है। और मुझे लगता है कि उसका लिटमस टेस्ट 2 महीने बाद हमें कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कर्नाटक 13 में मई को नतीजे आ रहे हैं, ज्यादा दिन है नहीं। नतीजा आ रहा तो है। जी हाँ, हम कर्नाटक को भी कवर करेंगे और आपका पूरा लाभ लेंगे, कर्नाटक की जो जानकारी आपके पास है। आप आए इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइगर, आपका धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद।